हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 8 सिविक्स चैप्टर नंबर 5 अवर नेशनल गोल्स हम कर रहे थे। इसका पार्ट 1 मैंने कवर किया है और पार्ट 1 में अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया था, है ना, कि नेशनल गोल्स आखिर होते क्या हैं, है ना। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डेमोक्रेसी क्या है, नेशनल गोल्स का अचीवमेंट क्यों ज़रूरी है और उनके लिए कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं। दूसरा कि नेशनल गोल्स ज़रूरी क्यों हैं, और साथ ही साथ अलग अलग नेशनल गोल्स थे, जैसे कि डेमोक्रेसी हो गया, फ्रीडम हो गया, इक्वलिटी हो गया, है ना। इक्वलिटी के बाद हमने टाइप्स ऑफ इक्वलिटी भी डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वलिटी, जस्टिस क्या होता है ना। साथ ही साथ हमने सेक्युलरिज्म, इंटरनेशनल पीस एंड कॉम्पिटिशन, ठीक। नॉन अलाइन मूवमेंट, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। क्या है नॉन अलाइन मूवमेंट, कि हम किसी भी कंट्री के साथ ग्रुपिंग नहीं करेंगे, यही नॉन अलाइन मूवमेंट था, ठीक है। डिस आर्मामेंट, इस पे भी हमने डिस्कशन किया। अब देखिए इस चैप्टर का जो पार्ट बी है ना, जिसमें डेमोक्रेसी और सिटीजन्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, कि डेमोक्रेसी में यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको क्या क्या राइट्स मिले हैं, क्या अधिकार मिले हैं और क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं। तो सिटीजन्स और डेमोक्रेसी का कैसा रिलेशन है वो हम अभी इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए डेमोक्रेसी क्या है, तो एक देखिए हर एक देश में एक अलग टाइप की पॉलिटिकल सिचुएशन होती है। मान लीजिए किसी देश में मोनार्क है, मोनार्क मतलब किसी राजा का शासन, वहाँ पे राजा ही सब कुछ होता है ना, और कोई कुछ नहीं कर सकता, राजा के बाद राजा का बेटा राजा बनेगा। कुछ देशों में अगर आप देखेंगे तो तानाशाही है, जैसे अभी नॉर्थ कोरिया में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको किम जोंग का शासन देखने को मिलेगा, है ना। तो वो भी मोनार्क की तरह है, राजा की तरह ही है। अब कुछ एक कंट्री ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, लाइक चाइना में कोई दो पार्टी नहीं है ना। वहाँ पे रिपब्लिक ऑफ चाइना जो आपका कंट्री है, वहाँ एक सिंगल पार्टी है और उसी पार्टी के मेंबर जो होते हैं आपस में लड़ते रहते हैं और चुनाव जीतते रहते हैं। तो लेकिन हमारे देश में अगर देखा जाए तो हमारे देश में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी का सही मतलब क्या है, इस बात को अब्राहम लिंकन ने डिफाइन किया है। कैसे किया है? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। क्या मतलब इसका? ठीक है, यह एक ऐसी सरकार है जो लोगों के द्वारा, फॉर द पीपल, जो लोगों के लिए काम करती है, एंड बाय द पीपल, और लोगों के द्वारा ही काम करती है। मतलब लोगों के द्वारा लोगों के लिए काम करने वाली सरकार, उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी, है ना। अगर और अच्छे से डिवाइस करें इन मोर क्लियर टर्म, डेमोक्रेसी मीन्स एन एडमिनिस्ट्रेशन वेयर कॉमन पीपल चूज अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अमंग देमसेल्फ, elect him and he works according to the interest of majority। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम लोगों के बीच में से ही कोई चुनाव में खड़ा होगा और हम उसको वोट करेंगे, उसको जिताएंगे और उसको एक ऐसे प्लेस पे जाके बिठा देंगे जहाँ से वो हम लोगों के भलाई के लिए काम कर सके। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो की है वो हम लोग ही हैं, है ना, क्योंकि हम लोगों के बीच से ही कोई जाएगा, हम ही वोट देंगे, हम ही उसको बनाएंगे, है ना, और वो हमारे लिए ही काम करेगा। तो आई होप आप डेमोक्रेसी समझ गए होंगे। डेमोक्रेसी आउट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इज रेटेड बेस्ट बिकॉज एवरी सिटीजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो जितने भी टाइप की अलग अलग सिस्टम है दुनिया में, चाहे वो सिंगल पार्टी सिस्टम हो चाइना का, या फिर मोनार्क हो, राजशाही हो, है ना, या फिर तानाशाही हो, डिक्टेशनशिप, उन सब में जो बेस्ट है वो है डेमोक्रेसी, जिसको हर एक कंट्री की जो जनता है वो अपनाना चाहती है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डेमोक्रेसी एंड सिटीजन, देखिए जरा, डेमोक्रेसी और सिटीजन, किसी भी देश में अगर डेमोक्रेसी है तो उसका और उसके नागरिकों के बीच क्या रिश्ता है ना। तो जैसा कि ऊपर हमने डेफिनेशन में ही देखा, डेमोक्रेसी कैसा सिस्टम है, फॉर द पीपल बाय द पीपल। अब लोगों के द्वारा अगर किया जाएगा तो सिटीजन्स हैं तो उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्या? सबसे पहले तो उनको उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए। सिटीजन्स को पता होना चाहिए कि उनके क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं, है ना। अगर कुछ लोगों को अधिकार तो मालूम होते हैं लेकिन कर्तव्यों का उनको कोई निर्वहन नहीं रहता, कोई पालन नहीं करते, है ना। हमको हमारे अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी पता होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, है ना। अगर ऐसा होगा तभी हम एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे अपने देश के लिए, और जो कुछ भी आसपास हो रहा है, जो कुछ भी आसपास हो रहा है उसकी हमको जानकारी होनी चाहिए,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बस वोट दे दिए और भूल गए, नहीं, आपको पता होना चाहिए जिस व्यक्ति को आपने ऊपर जाके बिठाया है, मंत्री बनाया है, प्रधानमंत्री बनाया है, वो आपकी उम्मीदों के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके जो डिसीजन है वो देश के लिए ठीक है कि नहीं है ना। क्योंकि ऑब्वियसली आपने ही उसको ऊपर पहुंचाया है, अगर वो आपकी भलाई के लिए काम नहीं करेगा तो फिर क्या मतलब उसका। तो यहाँ पे लोगों का क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या रिलेशन है डेमोक्रेसी से, तो वो ये है कि लोग कहीं ना कहीं लिटरेट होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, जिससे कि उनको अधिकार, राइट्स एंड ड्यूटीज़ दोनों के बारे में बेटर तरीके से पता हो। और लिटरेट होने का एक और फ़ायदा क्या है कि उनको जो देश में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं ना, उनका बारीकी से नॉलेज होता है, क्योंकि वो न्यूज़पेपर, रेडियो या वगैरह वगैरह दूसरी तरीके से इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं। इन डेमोक्रेसी ऑल द पीपल शुड बी लिटरेट एंड यूनिफॉर्म सो दैट दे कैन मेक यूज़ ऑफ देयर वोटिंग राइट्स करेक्टली। अगर आप लिटरेट होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो आपका जो वोट देने का अधिकार है उसका बेटर उपयोग कर पाएंगे। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होते हैं। देखिए रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब होता है कि कोई आपको रिप्रेजेंट करे। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है इलेक्शन में, उसको हम वोट देते हैं, है ना। अब वो जब पार्लियामेंट में जाके खड़ा होता है, वहाँ पे कोई बात कहता है, तो वो उसकी जो बात है ना, वो ये मानी जाएगी कि उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ से वो सांसद या विधायक है, वहाँ की जनता की बात है, और उस सांसद या विधायक को प्रतिनिधि बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि भैया वो हमारी बात को वहाँ पे पहुँचा रहा है, वो हमारे प्रतिनिधि की तरह काम करता है ना। तो आई होप आप प्रतिनिधि का अर्थ भी समझ गए होंगे कि देखो, कहने का मतलब यह है कि क्यों चुना जा रहा है, वो इसलिए कि अगर हमारी कोई डिमांड है, मान लीजिए हमारे एरिया में बिजली की समस्या है, तो सब लोग मिलकर वहाँ जाएंगे तो गदर हो जाएगी ना। तो हमारी तरफ से एक व्यक्ति को हम इलेक्ट कर देते हैं और वो वहाँ जाता है और अपनी बात कहता है, इसलिए उसको हमारा प्रतिनिधि के रूप में बोला जाता है। रिप्रेजेंटेटिव इंग्लिश में अपन बोलते हैं, मैं माफ़ कीजिएगा बार बार प्रतिनिधि बोल रहा हूँ, रिप्रेजेंटेटिव, है ना। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का डेमोक्रेसी में क्या योगदान है और पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों का एक ग्रुप आप समझ लीजिए, है ना। और ये ऐसा ग्रुप होता है जिसमें एक ही टाइप की थिंकिंग के लोग होते हैं, जिनके जो डेमोक्रेटिक गोल्स हैं वो सेम होते हैं, है ना। देखिए हमारे कंट्री में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और सबका जो एजेंडा होता है ना वो अलग होता है। तो कोई पार्टी किसी दूसरी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देती है, कोई पार्टी किसी दूसरी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देती है ना। तो हर एक पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है, उनकी अलग अलग वे ऑफ थिंकिंग होती है ना। लेकिन जो फाइनल गोल होता है हर एक पार्टी का वो यही होता है कि जो कंट्री है वो प्रोग्रेस करे, है ना। लेकिन तो लोगों का भी अपनी अपनी थिंकिंग है, तो वो अपनी अपनी थिंकिंग के हिसाब से, अपने अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो जिस पार्टी के कैंडिडेट को वोट करना चाहें वो करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, एक ग्रुप है लोगों का जिसमें एक टाइप की थिंकिंग वाले लोग होते हैं और जो इलेक्शन में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, अब देखिए एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए हमारे कंट्री में क्या है, कौन वोट डाल सकता है, तो उसके लिए क्राइटेरिया फिक्स है कि किसी की भी एज अगर 18 ईयर्स हो जाती है ना, या 18 ईयर्स की एज को वो क्रॉस कर लेता है तो वो व्यक्ति वोट डाल सकता है चुनाव में, है ना। इवन उसके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो जाए और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे और अपना कीमती वोट वहाँ पे दे। क्या क्राइटेरिया है, 18 ईयर्स की एज को क्रॉस करने के बाद। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो वोटिंग राइट्स है, यहाँ पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है किसी के साथ, ना जेंडर का, है ना, कोई मेल हो फीमेल हो, क्लास, कास्ट, जाति, धर्म, रिलीजन, नहीं, सभी के लिए इक्वल उन्होंने राइट दिए हैं कि हर व्यक्ति चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ऊंची जाति का, नीची जाति का, किसी भी धर्म का हो, उसको एक ही वोट देने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई पैसे वाला व्यक्ति तो वो 4 वोट दे सकता है ना। सभी को समान अधिकार यहाँ पे दिए गए हैं। और ये जो वोटिंग राइट्स है ना, या जो व्यक्ति 18 ईयर्स को क्रॉस कर चुके हैं और साथ साथ उनको वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं और इक्वल वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं, इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है। अब देखिए वोटिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंट। वोटिंग क्या होता है, चुनाव में जब आप अपना पोलिंग बूथ पे जाते हैं, वहाँ पे लाइन लगी होती है ना, और अपना वोट देने का मतलब क्या है कि आप किसी कैंडिडेट के पक्ष में अपना मत दे रहे हो कि हाँ ये व्यक्ति है और मैं चाहता हूँ कि ये जाके किसी ऊंचे पद पे बैठे और हमारे लिए निर्णय लें।
तो चुनाव में अलग अलग पार्टियों के अलग अलग मेंबर्स खड़े होते हैं और फिर हम उनको वोट देते हैं, है ना। तो वोटिंग का क्या महत्व है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाले हैं। वोटिंग हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। द वोटर बाय मीन्स ऑफ बैलेट डिसाइड्स हु विल बी हिज रिप्रेजेंटेटिव। देखिए जरा, we have had by now 17 general elections in India. Every adult citizen who has completed 18 years of age can cast their vote according to his choice. Some of the citizens do not use their right of voting. Illiteracy and lack of awareness are the main reasons behind it. Some citizens have indifferent attitude. They think, will it benefit me? They do not realize that voting is not only their right but it is their duty too. देखिए, द वोटर बाय मीन्स ऑफ बैलेट क्या होता है? पहले के टाइम पे क्या है कि जो वोटिंग होती थी ना, उसमें एक पेपर का कागज़ का टुकड़ा होता था, उस पर अलग अलग पार्टियों के निशान बने होते थे, चुनाव चिन्ह जिनको बोलते हैं ना, वो बने होते थे। तो उस पर वो एक सील लगाते थे जिसको आपको वोट देना है, तो उस पेपर को बोलते थे बैलेट पेपर। पर आजकल जो वोटिंग है वो बैलेट के माध्यम से नहीं होती। आजकल जो EVMs हैं, अगर आपने सुना हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप बटन दबाइए और चुनाव हो जाता, आप अपना वोट डाल सकते हो। तो अब बैलेट का यूज़ नहीं होता, हालांकि कुछ खास मामलों में अभी भी बैलेट का यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि आपका EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही चुनाव होते हैं। अब देखिए, सम ऑफ द सिटीजन डू नॉट यूज़ देयर वोटिंग राइट्स। कुछ जो लोग होते हैं ना, वो अपना वोटिंग अधिकार, जो चुनाव वोट देने का जो अधिकार है उसका उपयोग नहीं करते, है ना। तो ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं होती। जो लोग, स्पेशली जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, वही ऐसा करते हैं और वही अपने वोटिंग राइट्स का उपयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि वो ये सोचते हैं कि मेरे वोट देने से क्या हो जाएगा, अगर मैं वोट नहीं दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। या दूसरा, उनका मानना होता है कि यार मुझे 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, मेरा पेट्रोल जल जाएगा, मेरा तो कोई फ़ायदा है नहीं, जिसको जीतना है वो जीतेगा। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, समझने की ज़रूरत यह है कि उन व्यक्तियों को समझना चाहिए कि वोटिंग देना आपका राइट तो है, पर राइट होने के साथ साथ ये आपकी ड्यूटी भी है ना। तो यहाँ पे हमको समझना होगा कि वोटिंग देना कितना ज़रूरी है, आपका अधिकार भी है और साथ ही साथ आपका कर्तव्य भी है। और ऐसा एक कार्य जो आपका अधिकार और कर्तव्य दोनों हो, उसको करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अगर आप वोट नहीं दोगे, मान लीजिए आपने सोच लिया कि आप वोट नहीं, चलिए मेरे वोट देने से क्या फ़र्क पड़ता है। हो सकता है कि आपके एक वोट की कमी की वजह से एक अच्छा कैंडिडेट हार जाए और एक बुरा कैंडिडेट जीत जाए और पूरे टाइम आपके एरिया को सर्वाइव करना पड़े। वहीं अच्छा कैंडिडेट होने पे आपको बेटर सुविधाएं मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमको अपने वोटिंग राइट्स का उपयोग करना चाहिए। चलिए, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? देखिए, हमारे देश का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सब लोगों को ना 2 चीज़ें दी गई हैं। एक होते हैं फंडामेंटल राइट्स, एक है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब है अधिकार, है ना। हम लोगों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हमारे संविधान ने कि भैया आपको ये चीज़ें तो मिलनी ही चाहिए, और अगर नहीं मिलती हैं तो गवर्नमेंट उसकी रक्षा करने की आपको वचन देती है ना। गवर्नमेंट आपको वचन देती है कि ये चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपके अधिकार हैं, होना ही चाहिए हर एक व्यक्ति की लाइफ में। तो क्या क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंश्योर्स फंडामेंटल राइट्स फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट दीज। स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री है। दीज राइट्स, जुडिशरी इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी। जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं कुछ अधिकार, और उनकी रक्षा करने का दायित्व किसके ऊपर है? जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका के ऊपर है। तो देखिए, देयर आर टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स कन्फर्म्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 6 फंडामेंटल राइट हैं और आपको ये 6 याद होने चाहिए, क्वेश्चंस में आते हैं। पहला है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। हर एक व्यक्ति समान है, संविधान के आगे कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है ना। जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सबके लिए इक्वल हैं। सेकंड है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब है कि आप स्वतंत्र हैं बहुत सारे काम करने के लिए, कहीं भी आने जाने के लिए, अपनी बात लोगों से कहने के लिए, है ना। वहाँ पे भी कुछ देखिए रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आप जाके किसी को मारने लगो और बोलो कि मुझे राइट टू फ्रीडम है, नहीं। कुछ मामलों में राइट टू फ्रीडम नहीं है, पर अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप करिए, कोई मना ही नहीं। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण।
तो अगर आपका शोषण होता है ना, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको आपकी मर्जी के खिलाफ काम करने को बोले। एक्सप्लॉयटेशन का क्या मतलब है? आपका शोषण होना, आपकी मर्जी के विरुद्ध आपसे काम करवाना, है ना, या आपको कम पैसे में ज़्यादा काम करवाना, तो ये एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इसका भी आपको अधिकार है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, आप कोई भी रिलीजन मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको रोक टोक नहीं सकता, जो धर्म आपको अपनाना है वो आप धर्म मान सकते हैं। फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। इसका क्या मतलब है? देखिए, अलग अलग जाति, धर्म या समाज के लोगों के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, है ना, अलग अलग त्यौहार होते हैं। तो यहाँ पे सीधा मतलब ये है कि आप अपना धर्म, आपके जो त्यौहार हैं, है ना, या आपका जो, देखिए शिक्षा की बात करें तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग टाइप की शिक्षाएं दी जाती हैं, तो आप उसको भी अपने धर्म की आप शिक्षा को प्रचार प्रसार कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। और अपने त्यौहार जैसे भी आपको मनाने हैं वैसे आप मना सकते हो, कोई इसका रोक टोक नहीं है ना। जैसे अलग अलग मान लीजिए हिंदू धर्म है तो वहाँ पे बहुत सारे गुरुकुल चल रहे हैं, वहाँ पे संस्कृत की शिक्षा देते हैं, कोई मना नहीं करेगा। मदरसे चल रहे हैं जहाँ पे मुस्लिम धर्म की शिक्षा दी जाती है ना। गुरुद्वारों में भी सिख धर्म की शिक्षा दी जाती है। चर्च में आपका बहुत सारे उनके भी स्कूल्स होते हैं, है ना, तो वहाँ पे भी क्रिश्चियनिटी की शिक्षा दी जाती है। तो उस पर कोई रोक टोक नहीं है, सब प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को। सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना। अगर कुछ भी हो जाता है तो हमारे पास अधिकार होता है कि हम हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं और वहाँ पे जाके पास जा सकते हो। तो कब जाना है? जब भी कोई, अगर आपके जो कि ऊपर जो 5 राइट्स हैं इनमें से किसी भी राइट का अगर आपको उल्लंघन होता है ना, कोई भी राइट जो है वो आपको नहीं मिल रहा है, या सरकार या कोई भी व्यक्ति विशेष या ग्रुप आपके इन अधिकारों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है ना, या इसके रास्ते में रोड़ा बन रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और उनसे न्याय मांग सकते हैं कि भैया मुझे ये राइट टू इक्वलिटी नहीं मिल रहा, या मुझे राइट टू फ्रीडम नहीं मिल रहा, तो आप इसको पूरा करिए, है ना। इट इज़ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू, ये 6 राइट आपको याद करने हैं अच्छे से, है ना, आते रहते हैं और आपको मुँह जुबान याद होनी चाहिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू फॉलो द फंडामेंटल ड्यूटीज अलॉन्ग विद फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए जरा, ये तो आपके हो गए अधिकार, इन अधिकारों के साथ साथ आपको कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी गई हैं, है ना। अब वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं? लाइक रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग, है ना, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, नेशनल सॉन्ग की रिस्पेक्ट करना, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है जैसे स्ट्रीट लाइट हो गई, बस स्टैंड हो गया, रोड हो गया, है ना, इनको नुकसान नहीं पहुंचाना, इसकी रक्षा करना, है ना। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कि देश में जो शांति का माहौल है वो बिगड़े और अशांति छा जाए। तो ये हमारी क्या होती है? फंडामेंटल ड्यूटीज होती है। हाँ, आगे यहाँ पे लिखा भी होगा आई थिंक, हाँ ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या है? द सिटीजन शुड शो रिस्पेक्ट to its idols, institution, national flag, national anthem, and protect the sovereignty, unity and integrity and preserve it, and the duty to protect country and serve the nation on call. ज़रूरत के वक्त देश की सेवा करना, देश की जो शांति व्यवस्था बनी हुई है उसको बनाए रखना, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे दंगे फसाद हों या ऐसा कोई देश का माहौल बिगड़े, और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान की रक्षा करना, सम्मान करना, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ड्यूटीज़ हैं। तो अधिकार तो हमको मिले हुए हैं संविधान में जो कंपलसरी इनका पालन होता है, पर साथ ही साथ हमको कुछ ड्यूटीज़ दी गई हैं। देखिए, ड्यूटी का पालन ना करने पे कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य होता है कि हम इन ड्यूटीज़ का पालन करें। चलिए अब देखते हैं ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। क्या लिखा हुआ है? ह्यूमन राइट्स एनफोर्स्ड बाय लॉ एंड एंश्योर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन। ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स विच आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ मैन फॉर द इंडिपेंडेंट डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़। देखिए जरा, ह्यूमन राइट्स के एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार के द्वारा लोगों को दिए गए कुछ अधिकार हैं, मानव अधिकार इनको बोलते हैं, और किसी भी व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए, कुछ ना कुछ अधिकार तो मिलने चाहिए सभी को, है ना, और नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? फिर कुछ विशेष लोग
कुछ दूसरे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, उनका शोषण करेंगे, इसलिए ह्यूमन राइट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सरकार के द्वारा कुछ अधिकार यहाँ पे लोगों को दिए गए हैं। ह्यूमन राइट दैट इज़ द नेचुरल राइट्स एक्वायर्ड बाय मैन, ये प्राकृतिक कुछ नियम है जो लोगों को मिलने ही चाहिए। अब देखिए जरा, द स्फीयर ऑफ ह्यूमन राइट्स इज वेरी वास्ट, इट कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ सिटीजन्स, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल राइट्स। टू अंडरस्टैंड दीज राइट्स दे आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, 4 अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है दोज राइट्स विच एवरी ह्यूमन एक्वायर फ्रॉम बर्थ एंड आर पार्ट ऑफ लाइफ, ये वो अधिकार हैं जो व्यक्ति को उसके जन्म से मिलते हैं, है ना। आप बोलेंगे जन्म से कौन कौन से अधिकार मिलते हैं, जैसे भाई उसका अधिकार है कि उसको उसकी माँ के पास रखा जाए जब तक कि वो 14 साल का नहीं हो जाता, है ना, अधिकार है उसका कि वो उसके माँ बाप के पास रहे। तो ऐसे ही और कुछ, उसको कुछ छोटी सी मान लीजिए 5-6 साल की उम्र तक उसको प्रॉपर खाना मिले, ये भी उसका अधिकार है। दोज राइट्स विच आर बेसिक फॉर द एग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग। फिर यहाँ दूसरे टाइप के क्या अधिकार आ जाते हैं जो किसी व्यक्ति को बने रहने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे जैसे एजुकेशन, है ना, गवर्नमेंट ने ऐड भी किया है आरटी, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। गवर्नमेंट ने बोला है कि हम बच्चों को 14 साल की उम्र तक फ्री शिक्षा देंगे। तो ये उनके अधिकार के अंतर्गत आता है कि उनका अधिकार है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, स्कूल नहीं जा सकता, तब भी सरकार ने बोला है नहीं, शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, बच्चे का बुनियादी अधिकार है, ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत आता है। और हमें इंश्योर करेंगे कि हर बच्चे को एजुकेशन मिले, चाहे उसके पास पैसे हों या ना हो, उसके पास खाने को कुछ हो या ना हो, हम खाना भी देंगे, पैसे भी देंगे, पर उसको मिनिमम एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। थर्ड है दोज राइट्स फॉर द रियलाइजेशन ऑफ विच सम सोशल कंडीशंस आर एसेंशियल, सामाजिक, समाज में आपको कैसे रहना है ना, समाज की कंडीशंस को समझना। फोर्थ है दोज राइट्स विच आर बेस्ड ऑन द प्राइमरी नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ अ मैन, व्यक्ति की जो मुख्य ज़रूरतें हैं उनसे रिलेटेड अधिकार, है ना, जैसे कि घर का होना, घर तो होना ही चाहिए सभी के पास, है ना, उसको शुद्ध। तो प्राइमरी नीड्स में क्या जाता है, प्राइमरी नीड्स का मतलब होता है यहाँ पे रोटी, कपड़ा और मकान, है ना, फूड, क्लॉथ्स एंड हाउस। तो ये भी एक व्यक्ति के पास होने चाहिए। इसके लिए भी गवर्नमेंट अलग अलग योजना बना रही है। देखिए कितना सब्सिडी देती है खाने पे, कितना सस्ता कंट्रोल से फूड मिलता है हर महीने। तो ये सब गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि किसी के भी ह्यूमन राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए और ईमानदारी से उनकी पूर्ति हो पाए। हाँ, नेक्स्ट चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, देखिए यूनिवर्सल का मतलब होता है जो पूरे विश्व में एक समान हो। तो उनके लिए एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं ना, उन सब का नेतृत्व करती है, उन सब पे कंट्रोल करती है, यूनाइटेड नेशन। तो उसमें कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं, उसमें से एक है जनरल असेंबली, जहाँ पे सारे देश मिलके बात करते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया था दिसंबर 10, 1948 को कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो मानव है, उसको कुछ अधिकार मिलने चाहिए और उनकी पूर्ति करवाना हमारा कर्तव्य है। और उन अधिकारों का डिक्लेरेशन जो हुआ, घोषणा हुई, वो हुई 10 दिसंबर 1948 को। और इसलिए 10 दिसंबर को हर साल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे भी मनाया जाता है। क्या था डिक्लेरेशन में? द डिक्लेरेशन स्टेट्स, वो जो डिक्लेरेशन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है वो बोलता है एवरी पर्सन इज़ फ्री बाय बर्थ, हर एक व्यक्ति अपने जन्म से फ्री है, एंड हैज़ इक्वल राइट्स एंड डिग्निटी, और उसको समान अधिकार मिले हुए हैं। टू एक्वायर दीज राइट्स एंड फ्रीडम, इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नो डिस्टिंक्शन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस बेस पे? रेस, कास्ट, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिक्स, नेशन, सोशल स्टेटस, प्रॉपर्टी एंड अदर लेवल, है ना। आप किसी भी देश के हों, कोई भी भाषा जानते हैं, कोई भी धर्म के हों, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हों, है ना, आपके पास आपका जो बैकग्राउंड है पैसे के मामले में, है ना, रिच हैं, पुअर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको आपके सारे अधिकार बराबर मिलेंगे और आप कितना भी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हो, कोई आपको रोक टोकेगा नहीं। ह्यूमन राइट एंड इट्स प्रोटेक्शन, these rights can be taken to different social levels of society through education. The following efforts can be made to spread awareness of human rights among the masses. देखिए
कुछ प्रयास जो किए जा सकते हैं लोगों को ह्यूमन राइट्स के बारे में अवेयर करने के लिए, तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, टू टेक आउट रैली फ्रॉम ह्यूमन चेन एंड टू ऑर्गेनाइज मिशंस फॉर अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट। आपको ह्यूमन चेन बनाकर और कुछ प्रोग्राम के थ्रू लोगों को अवेयरनेस देना है ह्यूमन राइट्स के बारे में। टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन थ्रू द मीडियम ऑफ टेलीविज़न, रेडियो एंड वीडियो, है ना, टेलीविज़न, रेडियो या वीडियो का उपयोग कर सकते हैं, फिल्म के द्वारा भी आप मैसेज दे सकते हैं। टू प्रोपगेट एंड कम्युनिकेट थ्रू न्यूज़पेपर, पोस्टर एंड स्लोगन्स, न्यूज़पेपर में दे सकते हो, पोस्टर बना के लगवा सकते हो, या स्लोगन्स बना के उनको आप कहीं चिपका सकते हो। टू ऑर्गेनाइज टॉक्स ऑन ह्यूमन राइट ड्यूरिंग मीटिंग एंड सेमिनार्स, जब कहीं लोग इकट्ठे हों, कहीं कोई मीटिंग्स हो, कोई सेमिनार्स हो, तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के बारे में डिस्कशन किया जाए, है ना। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि मासेस का मतलब होता है लोगों को आप अवेयर कर सकते हो ह्यूमन राइट्स के बारे में। द मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन, देखिए ज़रा, ह्यूमन राइट्स ना यूनिवर्सली डिक्लेयर किए गए यूनाइटेड नेशन के द्वारा, फिर हमारे कंट्री में डिक्लेयर किए जाते हैं, है ना, फिर साथ ही साथ स्टेट भी उसको डिक्लेयर करता है। तो मध्य प्रदेश में भी देखिए एक ह्यूमन राइट्स कमीशन, एक संस्था बनाई गई है जो ये सुनिश्चित करती है कि लोग जो मानव अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स हैं लोगों के, उनका एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा, और होता है तो उस केस में फिर वो कार्रवाई करते हैं। तो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, संस्था मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है। पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ये बोलते हैं, ह्यूमन राइट कमीशंस हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन आवर कंट्री फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। द मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन सेप्टेम्बर 1995। सितंबर 1995 1995 में हमारे मध्य प्रदेश में ह्यूमन राइट कमीशन बना। द ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 वाज पास्ड बाय आवर पार्लियामेंट इज अकॉर्डिंग, अच्छा इसके लिए जो एक्ट बना था वो कब बना था, 1993 में बना था, और वो पास हुआ था। टू विच द मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन वॉज फॉर्म्ड, विच इज एन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी हुज एम इज टू प्रोटेक्ट द राइट मेंशन इन द अबव एक्ट। देखिए, ह्यूमन राइट कमीशन बना 1995 में, पर इसके लिए जो एक्ट था वो 1993 में ही गवर्नमेंट ने पास कर दिया था कि हाँ, हम एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाने वाले हैं, और उसका क्या कर्तव्य होगा, वो उसका अधिकार होगा कि वो ह्यूमन राइट की रक्षा करे, और अगर उनका पालन कोई नहीं करता है, किसी के राइट्स तोड़े जाते हैं, तो उसके लिए फिर सज़ा का प्रावधान वो करेगा। और साथ ही साथ ये जो ह्यूमन राइट कमीशन था वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट था, है ना, इसके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं था, ऑटोनोमस था, कोई दूसरा गवर्नमेंट जो ऑफिसेज होते हैं उनका कोई भी इनके ऊपर दबाव नहीं रहेगा, है ना, इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। whose aim is to protect right mentioned in the above act. In addition to this, the human right protection endeavors to spread human right to the common masses. The office of MP Human Right Commission is situated in भोपाल। इसका ऑफिस कहाँ पर, देखो आपको याद क्या रखना है, सब कुछ नहीं रखना। 1993 में एक्ट पास हुआ, 1995 में मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन बना। इसका एम क्या है, ह्यूमन राइट्स की रक्षा करना, है ना, और ये एक ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट बॉडी है, और साथ ही साथ इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, भोपाल में है। इतना आपको याद रखना है। अगर किसी व्यक्ति के ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है तो आप इस कमीशन के पास जाके अपनी बात रख सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, देखिए जरा, ह्यूमन राइट कमीशन में कैसे कैसे आप कंप्लेन कर सकते हैं उनके बारे में और थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। कंप्लेंट्स कैन बी सेंड टू द कमीशन डायरेक्टली बाय aggrieved person or through someone else. The complaint can be written on an ordinary paper and sent directly to the office of commission. जिस व्यक्ति के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का, वो खुद भी जा सकता है या किसी दूसरे के हाथ भी भिजवा सकता है ना। कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है, फॉर्मेट नहीं है, आप एक सादे कागज़ पे अपनी समस्या लिखिए और उनको बता दीजिए। लीगल हेल्प और लॉयर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड द कंप्लेंट। कोई भी तामझाम की ज़रूरत नहीं है, ना किसी वकील की ज़रूरत है, एक कागज़ पे लिखिए और पहुँच जाइए। देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ फॉर्मेट, नो नीड ऑफ एनी स्टाम्प पेपर, कोई भी स्टाम्प नहीं, कोई भी फीस नहीं, है ना। तो क्योंकि जिसके साथ शोषण हो रहा है वो ये सब नहीं करवा पाएगा ना, इसलिए इसको बहुत प्रक्रिया को सरल बना के रखा है कि आप डायरेक्ट जाइए और अपनी कंप्लेन कर दीजिए, तो काफ़ी आसान है। सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। वी हैव टू प्रोटेक्ट एंड डेवलप अवर डेमोक्रेसी। सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग टर्म। देखिए, डेमोक्रेसी को अगर आप सक्सेस बनाना चाहते हैं उसके लिए कुछ चीज़ें आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। क्या क्या है? पहला है लिटरेट सिटीजन्स। आपके जो नागरिक हैं वो कैसे होने चाहिए? पढ़े लिखे होने चाहिए। अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी?
क्योंकि अगर वो पढ़े लिखे नहीं होंगे ना तो उनको उनके राइट्स के बारे में ही कुछ नहीं पता होगा, वो वोटिंग का जो उनका अधिकार है उसका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे, जाके किसी भी कैंडिडेट को कुछ पैसों की लालच में अपना वोट देंगे और बाद में कहेंगे कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा, हमें ये चीज़ नहीं मिल रही। तो सिटीजन्स जो है उनका एजुकेट होना, लिटरेट होना मतलब एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है ना। अच्छा, एजुकेट होने का क्या और फ़ायदा है कि वो लोकल या रीजनल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं या अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं और उन पे जो अपने नेताओं का जो भी रिएक्शन होता है उसके बारे में अवेयर होते हैं, है ना। वो इस चीज़ को जानते हैं कि हमारी जो सरकार है वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है ना। और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई गवर्नमेंट उनकी उम्मीदों के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है तो हम फिर अपनी पॉलिटिकल अवेयरनेस या अपनी शिक्षा की बदौलत अपने वोटिंग राइट्स का सही उपयोग करते हैं और फिर गवर्नमेंट को चेंज कर देते हैं। सेकंड है पॉलिटिकल अवेयरनेस। क्या बोलना है? पॉलिटिकल अवेयरनेस मीन्स दैट सिटीजन शुड बी अवेयर अबाउट पॉलिटिकल इशूज एंड हैव द एबिलिटी टू थिंक एंड कंसीडर दीज इशूज विद पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। दिस शुड also be able to differentiate between which steps and effort of government could affect public interest and which on leaves anti public impact। देखिए, लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हमारी सरकारें हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, है ना, या वो जो वर्क कर रही हैं वो लोगों की भलाई के लिए है या नहीं है, या इसका कोई गलत फर्क पड़ने वाला है ना। तो मान लीजिए कोई नया लॉ बन रहा है, उससे जनता को प्रॉफिट होने वाला है कि नुकसान होने वाला है। अगर आपको पता होगा कि इस लॉ से तो हमें बहुत नुकसान है, हमारे साथ ये मुसीबत आ जाएगी, तो आप उस लॉ का कम से कम विरोध तो करोगे या उस गवर्नमेंट का विरोध तो करोगे। लेकिन अगर आप एजुकेटेड ही नहीं हो, पढ़े लिखे नहीं हो, तो फिर आपको ना तो पॉलिटिकल अवेयरनेस होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि लॉ कैसा है, आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है, तो फिर आप कुछ नहीं करोगे। तो इतना आपके पास वो होना चाहिए अवेयरनेस पॉलिटिक्स के बारे में कि आप चीज़ों को एटलीस्ट डिस्कस कर सको लोगों के साथ कि भैया ऐसा ऐसा गवर्नमेंट कर रही है, कि सही है गलत है ना, और गलत है तो फिर इसका विरोध कैसे करना है, और सही है तो फिर उसका सपोर्ट कैसे करना है। कि सारी चीज़ें आपको पॉलिटिकल अवेयरनेस, आपको जानकारी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए पॉलिटिक्स की, है ना। उसके बाद है लिबर्टी ऑफ प्रेस। जो मीडिया होता है ना वो आज़ाद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको चीज़ें कैसे पता चलेंगी? आप न्यूज़पेपर में देखते हैं या टीवी में देखते हैं न्यूज़ में या रेडियो में देखते हैं, सुनते हैं, तो वहीं से आपको इन्फॉर्मेशन होती है ना। मान लीजिए हमारा जो प्रेस है, जो मीडिया है, वो कुछ पैसों की खातिर पूरा बिक गया और जो भी रूलिंग पार्टी है उसने उसको पैसे दे दिए और बोल दिया कि सिर्फ अच्छा अच्छा बताओ हमारे बारे में, तो लोगों को अच्छा अच्छा ही पता चलेगा, लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि कुछ बुरा भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग पूरे देश में नहीं घूमते ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास की समस्याएं पता होंगी। बाकी और कहीं का अगर न्यूज़ में सब कुछ अच्छा अच्छा आ रहा है तो उनको लगेगा कि यार सब जगह तो ठीक हो रहा है, हमारे इधर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी सरकार अच्छी है, बस यहीं का नेता खराब है। लेकिन अगर प्रेस आज़ाद होगा, है ना, प्रेस को कोई बाउंडेशन नहीं होंगे, कोई उसके ऊपर कोई ज़बरदस्ती के रूल्स नहीं थोपे जाएंगे, तो उस केस में क्या होगा कि मीडिया जो है अपनी बात, जो सरकार जो कर रही है अच्छा या बुरा, उसको ईमानदारी के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाएगी, जिससे कि लोग जान पाएंगे कि सरकार सही काम कर रही है नहीं। अगर गलत कर रही है तो मीडिया को उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन अब अगर प्रेस के ऊपर गवर्नमेंट अपना अधिकार जमाने लगे, है ना, तो प्रेस की यहाँ पे आज़ादी बहुत ज़रूरी है, उसको पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कोई भी उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट का कुछ पावर नहीं चलना चाहिए, है ना। तो प्रेस अगर इंडिपेंडेंट होगा तो डेमोक्रेसी बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगी। जैसे कुछ देश हैं, चाइना हो गया, वहाँ पे एक ही पार्टी है, तो वहाँ का जो प्रेस है ना, मीडिया है, वो ऐसा नहीं है सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं छाप सकता। वहाँ पे सारी चीज़ें ऐसे छापी जाती हैं, वहाँ पे ऐसे प्रिंट की जाती हैं जिसमें सरकार की तारीफ हो। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ का मीडिया हमारे सरकार के अगेंस्ट भी प्रिंटिंग कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइना में ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी गवर्नमेंट हो जाएगा, सजा हो जाएगी, चैनल बंद करवा देंगे, न्यूज़पेपर बंद करवा देंगे। तो जो प्रेस है ना उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो फिर सरकारें अपने मन से काम करेंगे। लास्ट है सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि सभी लोग एक समान हो, है ना, सोशली भी इकोनॉमिकली भी। अब देखिए, इकोनॉमिकली तो लोगों का पर्सनल होता
कि कौन कितना इनकम पैसा कमा रहा है, कौन कितना नहीं कमा रहा है ना। पर फिर भी गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोगों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना रहे, ऐसा ना रहे कि एक तबका बहुत गरीब हो और एक बहुत अमीर हो, है ना, क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इससे सामाजिक संतुलन बिगड़ता है ना, समाज में बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं। तो लगभग गवर्नमेंट ये चाहती है कि हर व्यक्ति कम से कम इतना कमा पाए कि वो अपनी जो मुख्य ज़रूरतें हैं, है ना, बेसिक नीड्स हैं, उनको एटलीस्ट पूरा कर पाए। और दूसरा, सोशल इक्वलिटी का क्या मतलब है, सामाजिक रूप से सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो, ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा अधिकार दिए हैं, किसी को कम। द सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी इज मस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। द डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन स्मूथली एंड इन पब्लिक इंटरेस्ट अनलेस द स्टिग्मा ऑफ हाई लो रिच पुअर एंड अनटचेबिलिटी कंटिन्यू द परसिस्टेंट सोसाइटी। क्या लिखा है, डेमोक्रेसी तब तक आगे नहीं बढ़ सकती, तब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकती जब तक कि उसके ऊपर ऊंच नीच का दाग हो। मतलब लोगों में अगर ऊंच नीच है, गरीब अमीर का भेदभाव, अनटचेबिलिटी है, छुआछूत की बीमारी, तो अगर ये दाग डेमोक्रेसी के ऊपर लगे रहेंगे तो वो कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। द सेम इकोनॉमिक चार्ज विल ऑलवेज क्रिएट म्यूचुअल रिवलरीज। देखिए, और यहाँ पे इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से व्यक्तियों का कमज़ोर होना या किसी का अमीर होना, इससे भी क्या होता है, देश में अशांति का माहौल होता है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता, खोने को कुछ है ही नहीं, खाने को ही नहीं मिल रहा, तो फिर वो क्या करते हैं, वो एंड में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं, है ना। तो इससे हमारे समाज का माहौल बिगड़ता है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि सब लोग अपना अपना इनकम जनरेट कर पाएँ अच्छे से, और कहीं ना कहीं रिच पुअर के बीच की जो खाई है वो थोड़ी सी दूर हो पाए, तभी लोग खुशहाल होकर रहेंगे, बेटर एजुकेशन लेंगे, सभी लोग बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ लेंगे और डेमोक्रेसी में फिर वो पार्टिसिपेट भी करेंगे। उससे क्या होगा कि एक अच्छी सरकार बन पाएगी लोगों के पार्टिसिपेशन की वजह से। तो ये हमारा चैप्टर था अवर नेशनल गोल्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज आपको सर्च करनी है ना, बाकी मैं भी आपको सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।